1964 यरूशलेम। बच्चे एक पुरानी इमारत में घुसते हैं। और अंदर पड़ा मिलता है 19 साल का एक लड़का। जहर की बोतल और सुसाइड नोट के साथ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये लड़का उन 3 हत्याओं से पहले मरा था, जिनके लिए पूरा इजराइल उसे हत्यारा मान चुका था। यह है इजराइल का सबसे अधूरा, अनसुलझा जासूसी रहस्य। बारह मई 1963 इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। उसका नाम था डॉक्टर शमूएल याजमन, एक सम्मानित डॉक्टर और अमेरिकी दूतावास के साथ काम करने वाला आदमी। डॉक्टर याजमन को शायद पता नहीं था कि कोई कुछ मिनटों से उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचता है, डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है। पत्नी चीखती है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, और डॉक्टर की मौत हो गई। हत्यारा अंधेरे में गायब हो गया। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टर को मारा गया था उजी सब मशीन गन से, उस दौर में इजराइल की सेना का सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन असली रहस्य ये नहीं था। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। ये इजराइल में उजी सब मशीन गन से हुई पहली हत्या नहीं थी। 15 नवंबर 1965, 6 महीने पहले रामत गान में एक दुकानदार मोशे स्टोलेरो अपनी दुकान बंद कर सीढ़ियां चढ़ रहा था, और वो भी मौके पर ही मारा गया। जब पुलिस ने मोशे स्टोलेरो के शव की तलाशी ली तो एक अजीब बात सामने आई। उसकी जेब में दुकान का पूरा कैश था। मतलब साफ था, यह हत्या लूट के लिए नहीं की गई थी। ये एक टारगेटेड किलिंग थी। 2 अलग शहर, 2 अलग लोग, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लूट नहीं, लेकिन दोनों को मारा गया एक ही हथियार से, उजी सब मशीन गन। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ इजराइल को एक रणनीतिक युद्ध भूमि मानते थे। CIA और KGB दोनों यहां अपने नेटवर्क बना रहे थे, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसी जासूसी जंग के बीच एक मर्डर मिशन शुरू हुआ था। इजराइल की मीडिया ने इसे नाम दिया सीरियल मर्डर, और तभी सामने आया एक नाम जिसने पूरे देश को हिला दिया। जनवरी 1963, लेवी न्यूफेल्ड, उम्र सिर्फ 19 साल, हिब्रू यूनिवर्सिटी का मेधावी मेडिकल छात्र, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। हर सुबह अखबारों में एक ही चेहरा छप रहा था, लेवी न्यूफेल्ड, एक 19 साल का छात्र जो रातों रात इजराइल का सबसे बड़ा भगोड़ा बन चुका था। पुलिस को शक हुआ, शायद यही लड़का इन हत्याओं के पीछे है। लेकिन सवाल था, एक 19 साल का छात्र लोगों को क्यों मार रहा था? जवाब ने सबको डरा दिया। कहा गया, लेवी न्यूफेल्ड किसी गैंग का नहीं, बल्कि सोवियत खुफिया एजेंसी KGB का एजेंट है। 17 जुलाई 1963, तीसरा मर्डर। कहानी अभी और खतरनाक होने वाली थी। 17 जुलाई 1963, कफर साबा के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर। रात के करीब 2:30 बजे घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में गन थी, और खिड़की के अंदर 2 लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हमलावर ने बेडरूम की खिड़की की ओर से गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से शोशाना चाचकेस की मौत हो गई। उनके पति फिशेल चाककेस गंभीर रूप से घायल हुए, और हत्यारा फिर गायब हो गया।
एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी थी और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर इन हत्याओं को कौन अंजाम दे रहा है। क्या सच में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी इजराइल में सीरियल किलिंग करवा रही है? यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये 1963 का इजराइल था। दुनिया 2 खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और इजराइल इस जंग का सबसे खामोश मैदान बन चुका था। तेल अवीव की हत्या के बाद पुलिस पर भारी दबाव था, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये बन चुकी थी इजराइल की पहली संभावित सीरियल किलिंग, और पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा था, लेवी न्यूफेल्ड। लेवी न्यूफेल्ड होलोकास्ट से बचे एक यहूदी परिवार का बच्चा। बाद में उसे रामत गान के एक परिवार ने गोद लिया। वह बेहद तेज छात्र था, हिब्रू यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं था। दोस्त बताते थे वो अक्सर अकेला रहता था, मानसिक तनाव से जूझता था और कभी-कभी अचानक गायब हो जाता था। लेकिन जनवरी 1963 में वो सचमुच गायब हो गया, हमेशा के लिए। उसके कमरे में एक चीज मिली, एक नोटबुक जिसके कुछ पन्ने फाड़े जा चुके थे। यहीं से पुलिस को शक हुआ। एक युवक जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अचानक गायब कैसे हुआ? फटे हुए नोटबुक के पन्ने में क्या छिपा था? वो उसी मोहल्ले में रहता था जहां 3 में से एक हत्या को अंजाम दिया गया। तो क्या यही सीरियल किलर था या उसे कोई फंसा रहा था? लेवी न्यूफेल्ड जब यूनिवर्सिटी में था तो उसके प्रोफेसर कहते थे ये लड़का एक दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा। होलोकास्ट ने उससे उसका परिवार छीना था, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो जिंदगी से लड़ रहा था और जिंदगी ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जो उसने कभी बनाया ही नहीं था। जांच में लेवी न्यूफेल्ड की जिंदगी से जुड़ी एक और अजीब बात सामने आई। कुछ छात्रों ने बताया न्यूफेल्ड को अक्सर एक अजनबी आदमी के साथ देखा गया था, एक ऐसा आदमी जो न तो छात्र था न प्रोफेसर। वो व्यक्ति रूसी भाषा बोलता था और कई बार न्यूफेल्ड से घंटों तक बातें करता था। क्या वो केजीबी का हैंडलर था? क्या उसने न्यूफेल्ड को भर्ती किया था या न्यूफेल्ड खुद किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था? एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर लड़का, अकेला, चुपचाप, टूटा हुआ, और एक रहस्यमयी रूसी आदमी जो उससे घंटों बातें करता था। केजीबी का मोडस ऑपरेंडी यही है कि अकेले शख्स को ढूंढो और फिर उसे अपना बना लो। इजरायली मीडिया ने इस केस को एक सनसनीखेज कहानी बना दिया। हर दिन नई खबर। न्यूफेल्ड यहां देखा गया, वो सीमा पार भाग गया, वो भेष बदलकर घूम रहा है। तीनों हत्याओं में एक ही हथियार का इस्तेमाल तो हुआ ही था। जांच के दौरान पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात नोटिस की। तीनों हत्या में इस्तेमाल हुई गोलियां भी आम बाजार की नहीं थी। उसी सब मशीन गन उस दौर में सिर्फ इजरायली सेना के पास होती थी। एक आम नागरिक के पास इसका होना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये था, हत्यारे तक यह हथियार पहुंचा कैसे? मतलब साफ था, या तो हत्यारे के पास सेना तक पहुंच थी या फिर किसी खुफिया एजेंसी की मदद। और यहीं से ये केस साधारण हत्या से आगे बढ़कर जासूसी रहस्य बन गया। और तभी ये खतरनाक थ्योरी सामने आई जिसमें ये कहा गया ये हत्याएं किसी अपराधी की नहीं बल्कि सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी के मिशन का हिस्सा है। तेल अवीव में शिकार हुआ अमेरिकी दूतावास से जुड़ा डॉक्टर
रामत गान में शिकार हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत रहस्यमयी था, और तीसरा शिकार कफर सावा का चार्ज केस परिवार। क्या ये कोल्ड वॉर की गुप्त जंग थी? 3 शहरों में 3 हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर हत्यारा सीरियल किलर था तो उसका मकसद क्या था? ऑपरेशन फील्ड। पुलिस ने इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। नाम दिया ऑपरेशन फील्ड। करीब 1000 पुलिस अधिकारी देश भर में लेवी न्यूफील्ड को खोज रहे थे। सीमा, चौकियां, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हर जगह तलाशी। इजराइल के इतिहास में पहली बार एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए पूरे देश को अलर्ट पर डाल दिया गया। पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल सब एक ही मिशन पर थे, लेवी न्यूफील्ड को ढूंढो। और तभी एक नया कनेक्शन सामने आया। लेवी न्यूफील्ड डॉक्टर याचमन के घर आता जाता था। कुछ लोग कहते हैं वो डॉक्टर की बेटी का दोस्त था, कुछ का दावा था वो उससे प्यार करता था। लेकिन अगर ये सच था तो सवाल और गहरा हो गया। क्या उसने उसके पिता की हत्या की, या वो किसी और खेल का मोहरा बन गया था? और यहीं से पुलिस को अपनी एक नई कहानी मिली। उनका कहना था कि न्यूफील्ड सोवियत एजेंट बन चुका था और अकेले केजीबी का मर्डर मिशन चला रहा था। मीडिया ने भी इस कहानी को सच मान लिया और पूरा देश 19 साल के एक लड़के को सीरियल किलर मानने लगा। जब पूरा देश एक लड़के को हत्यारा मान चुका था, तब एक महिला ने सबके खिलाफ आवाज उठाई। प्रसिद्ध कवयित्री ज़ेल्डा। उन्होंने पुलिस और मीडिया को एक खुला पत्र लिखा। ज़ेल्डा ने लिखा था, ये लड़का शायद बीमार है, शायद डरा हुआ है, लेकिन बिना सबूत उसे हत्यारा कहना ये न्याय नहीं, ये एक और हत्या है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर हम बिना सबूत किसी को हत्यारा घोषित कर रहे हैं तो हम एक भिड़तंत्र का शासन तैयार कर रहे हैं। और ज़ेल्डा के इसी पत्र के कुछ ही महीनों के बाद एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी कहानी उलट दी, जिसने साबित कर दिया कि शायद ज़ेल्डा सही थी। 3 मई 1964 यरूशलेम की एक शाम, कुछ बच्चे खेलते खेलते एक पुरानी सी इमारत में घुस गए और वहां उन्हें एक लाश मिली। वो लाश थी लेवी न्यूफील्ड की। उसके पास एक जहर की बोतल थी और एक सुसाइड नोट। पुलिस ने मान लिया यही हत्यारा था जो अब खुद मौत की नींद सो चुका, और केस की फाइल बंद कर दी गई, जबकि उस सुसाइड नोट में एक भी शब्द इन हत्याओं के बारे में नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके साथ आया एक ऐसा सच जिसने पूरे केस को उलट कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लेवी न्यूफील्ड ने आत्महत्या तो की थी, लेकिन उन 3 हत्याओं से पहले, मतलब जिन हत्याओं के लिए उसे जिम्मेदार समझा जा रहा था, वो सभी हत्याएं उसकी आत्महत्या के बाद हुई थी। यानी अब ये कांच की तरह साफ था कि जिस लड़के को पूरा देश सीरियल किलर मान चुका था, वो हत्यारा हो ही नहीं सकता था। एक तरफ लेवी न्यूफील्ड पूरी तरह से निर्दोष निकला, तो दूसरी तरफ असली हत्यारे का रत्ती भर भी सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन तीसरी हत्या के कई साल बाद एक और रहस्य सामने आया। मरने वाली महिला टीचर शोशाना चाचकेस के बेटे अब्राहम ने बताया, उसके पिता सोवियत संघ के अंडरग्राउंड एस्केप नेटवर्क से जुड़े थे और बाद में इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ भी काम करते रहे। ये नेटवर्क यहूदियों को सोवियत संघ से भागने में मदद करता था और माना जाता है कि सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी ऐसे लोगों को गद्दार मानती थी। अगर ये सच है तो कातिल उस घर में शोशोना को नहीं, मिशेल चाचकेस को मारने आया था, लेकिन अंधेरे में गलत टारगेट हिट हो गया। इस थ्योरी पर अगर विश्वास करें तो इससे यही जाहिर होता है कि 1960 के दशक में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी ने
इजराइल के अंदर एक मर्डर मिशन चलाया था। लेकिन इजराइल के खुफिया प्रमुख इस्सार हरेल ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। उनका कहना था कोई विदेशी हत्यारा इजराइल में इतनी आसानी से काम नहीं कर सकता। तो अगर केजीबी नहीं और लेवी न्यूफेल्ड नहीं तो फिर कौन? 3 शहर, 3 लोग, एक ही हथियार, एक गलत आरोपी और एक हत्यारा जो आज तक नहीं पकड़ा गया। सवाल अब भी वही है, आखिर 3 लोगों को किसने मारा? कुछ जानकार एक और थ्योरी भी रखते हैं, एक ऐसी थ्योरी जो और भी डरावनी है। क्या ये संभव है कि ये हत्याएं केजीबी की नहीं बल्कि इजराइल की अपनी खुफिया रणनीति का हिस्सा थी? 1960 के दशक में कोल्ड वॉर वाले दौर में खुफिया एजेंसियां कभी कभी दुश्मन को भ्रमित करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करती थी। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये हत्याएं केजीबी पर शक डालने के लिए की गई थी और लेवी न्यूफेल्ड तो सिर्फ बलि का बकरा बन गया है। अगर ये सच है तो 3 लोगों की मौत सिर्फ हत्या नहीं, वो थी कोल्ड वॉर की एक गुप्त चाल। आपको क्या लगता है, क्या ये कोल्ड वॉर की छिपी हुई जंग थी या इजराइल के इतिहास की सबसे उलझी हुई जांच मुहिम? सवाल घूम फिरकर फिर वही आता है कि क्या वाकई 1960 के दशक में केजीबी ने इजराइल में कोई सीक्रेट मर्डर मुहिम चलाई? अगर न्यूफेल्ड हत्यारा नहीं था तो किसने एक मर चुके आदमी को हत्यारा बना दिया? और असली कातिल आज भी कहीं आजाद घूम रहा है। ये रहस्य आज भी इजराइल की खुफिया फाइलों में कहीं दफन है और शायद कभी सामने नहीं आएगा।